हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानेंगे अवतल दर्पण की जो स्थितियां रह गई थी शेष दो, उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो उसमें जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और दर्पण से टकराकर जब वे परावर्तित होती हैं, परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर भी मिल जाती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। आप ये भी जानते हैं, अगर ये परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राय उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। तो हम इससे पहले अवतल दर्पण के द्वारा सामने रखी विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब को जान चुके हैं। दर्पण जिस खोखले गोले के बने होते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के बने हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप ये भी जान चुके हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ये अच्छी तरह आप जान चुके हैं। हमने ये भी बताया था कि जब दर्पणों द्वारा हम प्रतिबिंब बनने की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनके द्वारा परावर्तित होकर किरणों का मार्ग क्या है। जैसे यदि कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती है या जाती प्रतीत होती है। यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से जाती है और दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के ऊपर पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। हमने ये भी बताया था, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो जितना आपतन कोण बनाते हुए वह ध्रुव पर पड़ती है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो आइए अब हम शेष स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई अवतल दर्पण के सम्मुख हम कर चुके हैं, जब वस्तु अनंत पर थी ये हम जान चुके हैं, जब वस्तु सी और अनंत के बीच में थी ये हम जान चुके हैं, जब वस्तु सी पर थी ये हमने जाना है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में थी ये हम जान चुके हैं। आज हम देखेंगे, यदि हमने बताया था कि हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण की ओर लेकर चल रहे हैं। अब वस्तु है एफ और पी के बीच। हमने बताया था यदि एक दर्पण है, दर्पण कैसा है, ये अवतल। अवतल दर्पण क्यों है ये? क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होगा। पॉलिश उभरी हुई सतह पे है और प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह पर हो। माना ये एम और एम डैश का दर्पण है, ये इसका पूरा का पूरा परावर्तक तल है, और इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये चूंकि एक गोला है, पूरा का पूरा गोला बना हुआ है और ये किसी को केंद्र मान के बनाया गया होगा, तो जो गोले का केंद्र था उसे हमने दर्पण का वक्रता केंद्र कहा है, और ये इसकी आधी हो गया फोकस। अब वस्तु कहां है? हमने दिखाया है कि वस्तु है एफ पर। हमने बताया था कि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम हमें दो आपतित किरणों को दिखाना होता है। ये हमने वस्तु दिखा दी है, और इसका हेड और टेल बनाने के लिए कि भाई सिर ये सीधी किधर से है उल्टी किधर से है, ये बनाने के लिए हम इसमें एक एरो कर देते हैं, मार्क। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका नाम हम ए और बी दे रहे हैं। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। कम से कम कितनी किरणें दिखानी है हमें? दो किरणें दिखानी है। तो हमने एक किरण इसके सिर से ही दिखाएंगे। ये किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण पर पड़ी है। प्रकाश की वह किरण
जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब यह दर्पण से परावर्तित होगी तो कहां से होकर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। तो यानी इस किरण के लिए फोकस ये है, तो इसी रास्ते से इसे परावर्तित होकर जाना है, लौटना है। तो ये किरण लौट गई। अब दूसरी किरण कहां से जाएगी? अब दूसरी किरण के लिए जाने के लिए ये किरण मान लिया ये सी से चली है और सी से चली और ये दर्पण पर पड़ी, है ना? ये सी है इसका, और सी से चलकर ये दर्पण पर पड़ी है, और जो सी से चलने वाली किरण है वो सी से ही वापस लौट जाती है। ये बात अभी हमने आपको बताई है। तो हम देखते हैं कि ये किरणें जो हैं समांतर हैं, और जो समांतर किरणें हैं स्टूडेंट्स, उन्हें ये माना गया है कि वो अनंत पर जाकर वास्तव में मिल जाती हैं। ये किरणें अनंत पर जाकर वास्तव में मिल जाती हैं, और जब किरणें अनंत पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब हुआ वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये चूंकि फैलकर बहुत दूर जाकर बन रही है और फैलकर जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा बनता है। और कहां मिल रही है किरणें? अनंत पर। वह अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो हमने देखा यदि कोई वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। इज दैट क्लियर? विभिन्न किरणों के परावर्तन का वही रास्ता है जो हमने आपको उससे पहले बताया है। अब उससे अगली स्थिति पर जिक्र करते हैं, जब वस्तु F और P के बीच और पास लेके जा रहे हैं हम। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, चूंकि प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से है। मान लिया इसके द्वार, ये पूरा का पूरा दर्पण MM डैश है, ये इसका पूरा का पूरा द्वारक है, अपर्चर है। इसका मध्य बिंदु P यानी दर्पण का ध्रुव, जो गोले का केंद्र था वो करता केंद्र, और उसका आधा ये फोकस। अब वस्तु कहां है? वस्तु है F और P के बीच में कहीं पर भी। ये हमारी वस्तु है। ये हमने एक वस्तु बना दी, और ये A और ये B। इज दैट क्लियर? ये हमारी स्थिति है। अब प्रकाश की किरणें निकालेंगे वस्तु से कम 2 किरणें चाहिए। हम उसके सिर से ही किरणें निकाल रहे हैं, सिर से। तो ये किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से होकर जाएगी? F से होकर जाएगी। ये गई F से होकर, ये गई F से होकर। और दूसरी किरण हम, ये C से जा रही है, और जो C से जाएगी जो C से जाती है वो C से ही वापस हो जाती है। अब इधर हम देख रहे हैं कि भाई ये 2 किरणें हमने दिखा दी। ये पहली किरण है जो F से होकर गई, तो ये F से होकर गई, जो मुख्य अक्ष से समांतर थी वो F से होकर गई, और जो C से होकर गई वह C से ही वापस लौट गई। तो इधर की तरफ हम देख रहे हैं ये फैलती जा रही है, ये समांतर नहीं है इसकी तरह, यहां पर ये फैलती जा रही है। तो जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ेंगी, आगे अगर हम इन्हें बढ़ाएं और, तो इनका फैलाव, इनके बीच की जो फैलाव है ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। इधर की तरफ फैलाव क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब फैलाव इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से ये इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, और दर्पण के पीछे ये जा नहीं सकती, लेकिन जाती प्रतीत हो सकती है। तो हम देखें कि भाई अगर ये सीधी चले तो क्या हो? अगर हम ये माने कि ये इधर जा रही है तो इधर पीछे की तरफ भी ये जाएगी, ये गई, और ये दूसरी किरण ये चली। और आपने देखा कि ये इस बिंदु पर मिलती प्रतीत हुई है, वास्तव में मिली नहीं है, मिलती प्रतीत हो रही, क्योंकि वास्तव में रास्ता तो उनका इधर है। और चूंकि ये मिलती प्रतीत हो रही है,
इस बिंदु से चलने, देखो ये किरण चली है, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, और ये पीछे की तरफ मिलती प्रतीत हो रही है। जहां मिलती प्रतीत होती है वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से चली है, वो बिंदु ऊपर की तरफ मिलता प्रतीत हो रहा है, तो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश। तो जहां मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम देख रहे हैं प्रतिबिंब ये बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा है ये? आप कहेंगे प्रतिबिंब आभासी है। क्यों? क्योंकि ये मिली नहीं है, मिलती प्रतीत हुई। आभासी है, सीधा है। देखने से ही पता लग रहा है वस्तु से बड़ा है, बड़ा है। और कहां बन रहा है? अब आप कहेंगे, देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसका सी भी इधर है, एफ भी इधर है, पी तो मध्य में है ही, तो इधर ना सी है, ना पी है, ना एफ है। तो लेकिन हम क्या कहें? हम कहेंगे दर्पण के पीछे बनता है। आभासी है, सीधा है, बड़ा है, और दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा कि हम वस्तु को अवतल दर्पण में पहले, सबसे पहले हमने अनंत पे रखे थे, फिर उससे पास लाए, फिर और पास लाए, फिर और पास लाए, और अंततः इतने पास लाए कि एफ और पी के बीच कर दी। इसके बाद तो अगला बिंदु पी पर ही है। दर्पण के ऊपर रखी है वस्तु, तो वो तो कोई महत्व बनता नहीं है। तो हमने इन्हें 6 की 6 स्थितियों का अध्ययन किया कि भाई अवतल दर्पण में आपने देखा कि 5 जो स्थितियां थी उससे पहले, उसमें प्रतिबिंब वास्तविक था, उल्टा था, छोटा भी था, बड़ा भी था। लेकिन केवल एक स्थिति ऐसी आई है जब वस्तु एफ और पी के बीच में है कि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, बड़ा है, और दर्पण के पीछे है। तो यहां पर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे अगला दर्पण, गोलीय दर्पण, जो कि है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से इसमें होता है, तो इसके सी और पी दोनों अंदर के पीछे की ओर है। तो मान लिया ये एम और एम डैश का एक उत्तल दर्पण है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया पी, ये इसका वक्रता केंद्र है सी, और ये इसका हाफ हो गया एफ। ये एक उत्तल दर्पण है, इससे हमें प्रतिबिंब को देखना है। ठीक है, ये इसके सम्मुख है। किरणें हमेशा हमने कहा था लेफ्ट साइड से आएंगी, बाईं ओर साइड से ही हमेशा आएंगी प्रकाश की किरणें। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि किरणों को हमेशा हमें लेफ्ट साइड से ही निकालना है। अब वस्तु कहां है? जब वस्तु दर्पण के सम्मुख कहीं पर भी हो, यानी ये दर्पण है और उसके सामने वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, तो हमें देखना यह है कि वस्तु कहीं पर भी स्थित है तो भाई प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए भाई, ये एक वस्तु है जो दर्पण के सम्मुख रखी है। ये है मान लिया ए बी, एक वस्तु है। इज दैट क्लियर? अब इससे प्रकाश की किरणें चली। प्रकाश की किरण ये है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो किरण कहां से होकर जाती है? आप कहेंगे एफ से होकर जाती है या जाती प्रतीत होती है। ये हुआ, ये एफ से होकर जाती प्रतीत हो रही है। ठीक है, और दूसरी किरण जो है वो जो सी से होकर जा रही है, यानी या सी से होकर जाती, ये तो इसका मतलब ये है ये सी से होकर जाती प्रतीत हो रही है, तो सी से ही वापस लौटेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये मिल गए हैं, मिलती प्रतीत हुई, वास्तव में तो नहीं मिले, मिलती प्रतीत हुई है। तो इस बिंदु से चली थी और इस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु इसका मतलब यहां प्रतीत होगा, दिखाई देगा, और ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। आभासी है तो सीधा बनेगा। आभासी है, सीधा है। अब ये देखिए, ये वस्तु थी और ये प्रतिबिंब है।
ए डैश बी डैश, तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, के पीछे, और आप देख रहे हैं एफ और पी के बीच आ रहा है वो, एफ और पी के बीच आ रहा है। हम वही प्रकाश की किरणों के परावर्तन उसी प्रकार से करा रहे हैं जो हमने आपको अब तक पढ़ाया। अगली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो हम देखते हैं ये एक उत्तल दर्पण है, प्रकाश का परावर्तन होगा ऊपरी सतह से, एम एम डैश, इसका मध्य बिंदु पी, वक्रता केंद्र सी, फोकस एफ। और भैया वस्तु कहां है? अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमने कहा था प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं, और जो प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं स्टूडेंट्स, तो वो मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, और जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो वो फोकस से जाती प्रतीत होती हैं। तो ये किरण इसके फोकस से जाती प्रतीत होगी। इसी प्रकार से दूसरी किरण को अगर हम बढ़ाएं तो ये भी फोकस से जाती प्रतीत होगी। जाती प्रतीत हो रही है, और ये मिलती प्रतीत हो रही है यहां पर एफ पर ही। ये वस्तु ए रखी है यहां पर, ये बहुत बड़ी है ए बी है, इससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये मुख्य अक्ष से समांतर है तो फोकस से जाती प्रतीत होंगी, और जहां पर ये मिलती है या मिलती प्रतीत होती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो चूंकि ये मिलती प्रतीत हो रही है एफ पर, तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। प्रतिबिंब हुआ आभासी। आभासी है तो सीधा है। बड़ा है कि छोटा? आपने देखा बहुत बड़े फैलाव से किरणें आई और एक बिंदु पर केंद्रित होगी तो आप कहेंगे बहुत छोटा। और कहां बन रहा है? एफ पर बनता है, वह एफ पर बनता है। तो पहली स्थिति तो हमने बता दी थी, चाहे कहीं पर भी हो उत्तल दर्पण में तो यही स्थिति आएगी, लेकिन अनंत पर अगर है तो ये वाली स्थिति बन जाएगी प्रतिबिंब बनने की। इस प्रकार से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की भी ये दो स्थितियां आपने कवर कर ली। इज दैट क्लियर? अब आपने देखा समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। जब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी है, सीधा है, वस्तु के बराबर है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, आप देख रहे हैं, आपने देखा कभी वो सीधा बन रहा है, कभी वो उल्टा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी वस्तु के बराबर भी बन रहा है। और जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो सदैव सीधा बन रहा है, लेकिन बहुत छोटा बन रहा है। सीधा बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है। तो ये तीनों दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनना है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई बिना छुए हम कैसे बताएं, किसी दर्पण हमारे सामने रखे हैं और हमें उन्हें टच नहीं करना है, हमें नहीं टच करके देखना है कि वो प्लेन है, दबा हुआ है या उभरा हुआ है। बिना छुए हम कैसे पहचाने कि कोई दर्पण समतल है, उत्तल है या अवतल है? तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका उत्तर है सीधा सा कि भाई हम दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर पहचान लेंगे कि वह दर्पण कैसा है। दर्पण हमारे सामने है, हम उसमें प्रतिबिंब देखेंगे, आगे पीछे जाएंगे उसमें। यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और बराबर बन रहा है तो हम कहेंगे वह दर्पण समतल है, क्योंकि बराबर और सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही बनता है। दर्पण के आगे पीछे जाने पर कभी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, कभी उल्टा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी बराबर बन रहा है, तो हम कहेंगे ये दर्पण अवतल है। यदि दर्पण के आगे पीछे जाने पर प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है लेकिन छोटा बन रहा है तो हम कहेंगे यह दर्पण उत्तल है। इस प्रकार से हम बिना छुए समतल दर्पण
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। आशा है आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर कैंपस और पेंसिल की और स्केल की सहायता से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सरल हैं। थोड़े से अभ्यास से आपको स्थिति पता लग जाएगी। हाँ, लेकिन अभ्यास से पहले आपको हमने बताया था 4 मुख्य बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट, दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणों का दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणों को उसी मार्ग से गुजारना है जहां से हमने निर्धारित करके आपको 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं। दूसरा, जो कंपास है, जो आप रेडियस लेंगे, जो सेंटर होगा, उसे आपको सी मानना है और उसके आधे को एफ मानना है। और जो दर्पण का आप चाप खींच रहे हैं, द्वारक बना रहे हैं, उसके बिल्कुल मध्य बिंदु को आपको पी मानना है और सी और पी को मिलाते हुए आपको मुख्य अक्ष खींचना है। तब आप अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दीजिएगा। तो आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे चिन्ह पर पाटी के बारे में और कुछ फार्मूलाज के बारे में, कुछ संबंध के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।